सरकार यही चाहती है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो किसी के बहकावे में ना आए। जब कोई धर्मांतरित व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि वो जो जहाँ पे गया है वो चीज़ उसके पहले वाली चीज़ से ज़्यादा बेटर है। टीसीएस में क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग वो धर्मांतरण करा रहे हैं। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं ना, ये भले ही इससे सेल बनने से कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन एक डर तो रहेगा, एक जागरूकता फैलेगी और लोगों में डर तो रहेगा ना, हाँ भाई एक सेल भी है। नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज बात एक ऐसे धुरंधर राजनीतिज्ञ की जो आम तौर पर न तो राजनीति के धुरंधर के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा पहचान जुटा सकी है, न जिस पद पर वो हैं उस पर राजनीति का कोई धुरंधर माना जाता है। अमूमन माना ऐसा जाता है कि जब राजनीति के धुरंधर अपनी उम्र जो है पूरी कर चुके हों सक्रिय राजनीति में, तो उन्हें उस पद पर बिठाया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये तय किया गया है कि सभी मेडिकल कॉलेज में, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में एक विशेष सेल बनेगा जो धर्मांतरण रोकने का काम करेगा, एंटी कन्वर्जन सेल। ये सेल कैसे बनेगा, क्या काम करेगा, इसकी क्या आवश्यकता है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव। धन्यवाद जी चौहान साहब, ये जो आदेश आया है, पहले तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आदेश का थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये आदेश सरकार को देना पड़ा क्योंकि धर्मांतरण की जिस तरह से यूपी में भी धर्मांतरण अब हो रहा है उसको लेके देना पड़ा। अब इसमें जो मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं, मेडिकल के जितने भी कॉलेज हैं वो सब शामिल हैं इसमें। अब ये इस सरकार एक तरह से जागरूकता अभियान चलाएगी। एक आपको याद होगा, एक रमीज था, डॉक्टर रमीज, उसको वो केजीएम में पढ़ता था, वहाँ पे पैथोलॉजी लैब में था, डॉक्टर था, रेजिडेंट डॉक्टर। उसके बाद से सरकार ने ये निर्णय अब लिया है कि भाई इस तरह के धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी धर्मांतरण को लेकर ये एक सेल बना दिया गया। ये सेल जागरूकता फैलाएगा, पहले हर मेडिकल कॉलेज में जाके बच्चों को जागरूक फैलाएगा कि भाई धर्मांतरण के चक्कर में ना फंसे, कोई ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराए तो उसके चक्कर में ना फंसे। जैसे रमीज ने एक लड़की को फंसा लिया था चक्कर में, तो उस तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है कि इस तरह का आदेश आए, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस। अभी एक शामली का केस आया था, एक आयुष नाम का लड़का था, वो आयुष मलिक, तो वो भी धर्मांतरण हो गया। उसके पिता ने अब गुहार लगाई है। अब पता चला है कि वो धर्मांतरित, उसका धर्म परिवर्तन हो गया था इतने दिनों बाद। वो 3-4 साल पहले ही उसका धर्म परिवर्तन हो गया था। उसके पिता ने जब FIR कराई है तब पता चला है। तो इस तरह के केसों को देखते हुए सरकार का ये फैसला काफ़ी हद तक सही है। शिवम जी, ये जो फैसला है, आदेश है, आपको नहीं लगता ये आदेश थोड़ा अतिशयोक्ति युक्त है, या एक तरह का वोट बैंक या एक मुद्दा बनाने के लिए है, जबकि ये असल में उतना बड़ा मुद्दा है नहीं कि इसके लिए अलग से कोई सेल गठित किया जाए? नहीं, मैं यहाँ पे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअल में। जब कोई धर्मांतरित व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि वो जो जहाँ पे गया है वो चीज़ उसके पहले वाली चीज़ से ज़्यादा बेटर है। और पूरी दुनिया में जो धर्मांतरण चल रहा है उसमें 2 ही दिन के लोग हैं, कुछ संडे वाले लोग हैं, कुछ फ्राइडे वाले लोग हैं, यही कन्वर्जन करते हैं। हिंदुओं को उतना आपने कन्वर्जन करते नहीं देखा होगा, या तो कुछ जगह जगह छुटपुट घटनाएं आपको ऐसी मिलती हैं। जबरदस्ती तो नहीं होता है। हाँ, ये लोग शिक्षा स्वीकार लेते हाँ, हैं। ये जबरन है। हाँ, जबरन है और व्यक्ति का माइंड वॉश करके ये उस तरह का है। ये जो मैं उसी पे आ रहा था, ये जो सेल बनाई गई हैं इसका कार्य ये होगा कि देखिए जबरन धर्मांतरण कैसे होता है। पहले तो आपको वो समझा देता हूं मैं और अपने दर्शकों को। जबरन धर्मांतरण ऐसे होता है कि एक लड़की थी, उसको आपने गुड्डू नाम से परिचय दिया सोशल मीडिया से लेके सभी जगह, और जब शादी हो गई तब पता चला, पूरा परिवार बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था, और जब शादी हो गई तो पता चला वो गुड्डू नहीं है, गुड्डू खान है। और फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी पहले से 2 बीवियां और थीं, उसके 4 बच्चे और थे, पूरी तरह धोखे में रखा गया। अब उसका जीवन बर्बाद हो गया। कैसे जीवन बर्बाद हो गया? वो लड़की आई थी कि उसके लिए तो पति परमेश्वर है, एक ही शादी होगी, इस तरीके की स्थिति होगी। फिर उसको पता चला वहां तो 4 शादियां अलाउड है, तो वो क्या करे? उसका जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। तो अब इसमें फंसाया कैसे जाता है कि फिर उसके कुछ तस्वीरें ले ली। जब आदमी प्यार में होता है या ऐसी स्थिति में होता है तो वो एक अलग जोन में होता है। वो इतना ट्रस्ट करता है अपने पार्टनर पे कि वो पूरी दुनिया पे, शायद माँ बाप पे भी उस समय इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है जैसे युवाओं की स्थिति है। उसमें कहीं ना कहीं फिर उनके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू होती है।
ब्लैकमेलिंग ऐसे शुरू होती है कि तुम पैसा लाओ। अभी एक मुंबई का केस है, मैं उसका प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़की थी, वो शादी करने के लिए माँ बाप से जिद कर रही थी, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी को हायर किया कि आप पता लगाओ लड़का कैसा है। उस एजेंसी ने जब वो कहानी बताई तो लड़की मानने को तैयार नहीं हुई, तो उसको सबूत पेश करने पड़े। कहानी ये थी कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी उस पत्नी के पास वो मिलने जाता था, और जो वर्तमान लड़की जिससे शादी करने वाला था उससे वो जॉब करती थी, अच्छे खासे पोस्ट पे थी प्राइवेट कंपनी में, उससे पैसे लेता था और उन बच्चों को जाके खिलाता था चुपके से, और वो लड़का मुस्लिम था। उसके बाद पता चला कि उसका इसके रहते हुए एक और तीसरी लड़की से अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में इसको नहीं पता था, वर्तमान वाली लड़की को। उसने सिर्फ इस लड़की को यह बताया था कि उसकी एक पूर्व पत्नी है जिसको उसने तलाक दे दिया है। जो वर्तमान में किसी तीसरे से अफेयर चल रहा था वो इसको भी नहीं पता था। और जब ये स्थिति उसके सामने रखी गई तो जो लड़की शादी करने वाली थी तब उसकी आंखें खुली। तो ये एक तरीके से फोर्स कन्वर्जन होता है कि आपने ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं उसको फंसाया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसके साथ गलत तरीके से आप रहे, और उसके बाद आप उसको ब्लैकमेल करते करते इस लेवल पे ले आए कि अब तो आपको धर्मांतरण करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आप लुट पिट चुके हो पैसे से, दूसरी चीज से। जब तक ये पुलिस में केस रजिस्टर होता है तब तक सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। तो ये जिंदगियां बर्बाद ना हो, इसलिए ऐसी सेल अवेयर करेगी लोगों को कि आप पैटर्न समझिए कि किस किस तरीके से ये लोग आपको फंसाते। आपको लगता है इस कानून का कोई फायदा होगा? देखिए, शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से ये कानून के विशेष सेल बनाने की बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। अब आप एक TCS का केस पता होगा आपको, महाराष्ट्र का। TCS में क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग वो धर्मांतरण करा रहे हैं। अब सोचिए स्थिति कहाँ पर। तो सरकार यही चाहती है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो किसी के बहकावे में ना आए। आजकल क्या एक आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चियाँ थी, मुरादाबाद की एक वीडियो आई थी जिसमें एक छोटी बच्ची का ही 12वीं की बच्चियाँ होंगी वो, तो उसकी सहेली उसका धर्मांतरण कराने के लिए बात कर रही है उससे कि हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में ये अच्छा होता है, वो अच्छा। तो अभी से मतलब वो तो धर्म परिवर्तन लगातार कराते रहेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने किया। फिर अगर आप इसको चुनाव से या उससे जोड़ कर देखना चाहते हैं तो वो उससे भी जोड़ कर देख सकते हैं कि अब, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था लव जिहाद और लैंड जिहाद और बहुत सारी चीज़ों को लेके कि भगवान राम लव जिहाद रोकने के सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी उस तरह के बयान दें, तो इसको चुनाव से भी जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ होती है धर्मांतरण, अगर कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराता है तो वो मतलब समाज के लिए ठीक नहीं है। एक तरह से डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी उस एरिया की। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हैं, जो चला आ रहा है वो सब कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात उसमें जहाँ से फंडिंग हो रही है, हाँ, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, बहुत नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये कि ये सब आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये आइडेंटिफाई ऐसे होता है कि सबसे पहले तो पीड़िता को जाके बताना पड़ता है। पहली बात तो ये जो यूनिट है ये पहले से ही अवेयर तभी ये अवेयर करने के लिए सेल बनाया गया है कि अगर किसी लड़की को दिक्कत है, कुछ है, तो वो सेल पैटर्न समझ सके कि कैसे होता है ये TCS केस के बाद मुझे बहुत ही मतलब ये लगा कि इतने पढ़े लिखे लोग भी धर्मांतरण कराना चाहते हैं लोगों का। भाई अपने धर्म में आप खुश रहिए, दूसरे अपने धर्म में खुश रहे, क्यों उसको जबरदस्ती कहा जाए, उसका माइंड वॉश करा जाए कि भाई आप हमारे धर्म में आइए, हमारे धर्म में ये अच्छा है, दूसरे के धर्म को हम क्यों गलत बताएं। तो शिवम जी, ये जो फंडिंग की बात आई है, इसकी फंडिंग किस तरह से होती है, उसका क्या नुकसान हो सकता है, कैसे ये हमारे तंत्र को प्रभावित करता है? भारत में कहावत बोली जाती है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी टाइप। मैं आपको बताऊं कि भारत के बहुत बार टुकड़े हुए हैं, और वो टुकड़े किस धर्म को लेके हुए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बट इसका एक प्राइम एग्जांपल ये है फंडिंग क्यों की जाती है इस सब के लिए। फंडिंग करने से क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका प्राइम टारगेट यही है कि तुम्हें कन्याओं को फंसाना है, उनको प्रॉपर वक्त देना है। अब वो जो बोल रहा है कि वो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वो किसी तीसरी कन्या को वक्त दे रहा है, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब वो जाएगा अपने शिक्षण संस्थान में जहां उसे ये सब सिखाया जा रहा है, वहां पे उसको पैसे का सपोर्ट दिया जाता है, और बाकायदा रेट लिस्ट है इसकी कि आप फलानी जाति की कन्या को पटाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, इस जाति की कन्या को पटाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, और सर्वाधिक जो रेट लिस्ट में सबसे नंबर 1 है वो ब्राह्मण लड़की को आप पटा के लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। ये जो रेट लिस्ट दी गई है ये इसलिए दी गई है कि जब एक लड़की परिवर्तित होती है हिंदू समाज की, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता उस समाज का, उसके जितने बच्चे होते, क्योंकि इस्लाम की विचारधारा ये है कि अगर आप परिवर्तित हुए
तो आप तब तक शादी, या उसको शादी तो नहीं कहते, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या ऐसे कहें, तब तक आप नहीं कर सकते उससे शादी जब तक कि वो पूर्णतः इस्लाम में परिवर्तित ना हो जाए। तो पहले आपका एक व्यक्ति गया, उसके बाद उससे जितने भी बच्चे पैदा हुए, वो व्यक्ति भी जो कि आपके हो सकते थे, आपकी डेमोग्राफी में हिंदू हो सकते थे, वो व्यक्ति भी जाके आगे इस्लाम के ही वोटर बनेंगे। डेमोग्राफी जब बदलती है किसी भी क्षेत्र की, तो वहाँ का पुलिस, वहाँ का लोकल, मान के चलिए एक लोकल चेयरमैन भी बनता है किसी कस्बे का, वहाँ की पुलिस फिर उस चेयरमैन की बात मानती है, वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, वो कहीं ना कहीं जीडीपी को इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि 10 बच्चों को आप फ्री अनाज दे रहे हो, फ्री कपड़ा दे रहे हो, फ्री राशन दे रहे हो, मतलब और भी बहुत सारी चीजें, बच्चा पैदा होने 5,000 रुपए दे रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा कहीं ना कहीं वो आपका खराब हो रहा होता है, और भी कई सारे फैक्टर। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है उनके लिए कि एक धर्मांतरण के बदले आपको इतना पैसा मिला, आपके लिए घर मिला, मोदी जी ने कहा गरीब हैं भाई घर दे दो इनको, आपको सारी चीजें मिली, राशन मिला, पढ़ाई के लिए फ्री स्कूल मिला, और फिर जाके आपको पता चलता है कि अगले 3 पीढ़ियों के बदले में उन्होंने अपना एक एमएलए खड़ा कर दिया। तो ये इतना बड़ा फैक्टर है, और कहीं ना कहीं इससे वो चाहते हैं कि उन्हें आगे चल के सत्ता हासिल हो। चौहान जी, ये जो धर्मांतरण का इतना गहरा रैकेट है, आपको लगता है ये कानून उस रैकेट को तोड़ने में सबल रहेगा? देखिए, सेल ये तो एक तरह से उन बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए है, ये सफल रहे ना रहे तो अलग बात, लेकिन एक जागरूकता फैलेगी उन लोगों में। अब आप जागरूकता की कमी समझ लीजिए, अब आप उधर से देखिए, छत्तीसगढ़ से देखिए, सबसे ज़्यादा आदिवासी वहाँ कन्वर्ट हुए हैं, क्रिश्चियन बने वहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी। तो जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी, ऐसे ही कन्वर्ट होते चले जाएंगे लोग। वहाँ की छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आप केरल में देख लीजिए, झारखंड की स्थिति झारखंड, केरल का क्या हाल है। अब बात करें तो पंजाब का भी देख लीजिए क्या हाल है। मतलब हर क्षेत्र में, हर जगह ये धर्मांतरण का खेल इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, और फंडिंग सारी कहाँ से आ रही है? बाहर से, विदेश से आ रही है सारी फंडिंग। बिल्कुल। और ये विदेश से फंडिंग, तो ये अल्टीमेटली नुकसान तो देश का ही है भाई। वहाँ की अब उसमें वहाँ जूदेव सिंह परिवार लगा हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक तरह से धर्मांतरण को रोकना, और वो परिवार के लोग आज भी लगे हुए हैं। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा है कि अगर एक ईसाई में कन्वर्ट होता है, अगर एक आदिवासी, तो उसको जो आदिवासी के तौर पर जो आरक्षण मिला, उसको आरक्षण खत्म किया जाए। भाई किस बात का आरक्षण रह गया फिर उसका? वो तो आदिवासी रहा नहीं, उसने तो अपना परिवर्तन करके धर्म परिवर्तन, वो तो ईसाई बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये खतरनाक चीज़ तो है ही देश के लिए। ये तो मान के चलिए आप, धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, अगर वो तो इच्छा है स्वतंत्र व्यक्ति के, आप किसी धर्म आस्तिक रहो या नास्तिक रहो, वो तो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जबरन धर्मांतरण जो होता है, माइंड वॉश करके जो धर्मांतरण होता है, वो ज़्यादा सबसे खतरनाक है देश के लिए। क्योंकि किस तरह का, मैं बच्चियों को उदाहरण दिया जैसे मुरादाबाद की, जो बच्चे करा रहे हैं ये चीज़, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक ये चीज़ कहाँ जाकर रुकेगी। अभी से उनके मन में ऐसा जहर बोया जा रहा है। एक प्राइम एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक मौलाना पकड़े गए थे, है ना, और उन्होंने टॉयलेट में लड़कियों को बंद कर रखा था छत पे, है ना, अभी की घटना है। और दुबई वगैरह बहुत सारी जगह उन लड़कियों को लाया जाता था, इस्लाम के नाम पे रखा जाता था मदरसे में, और वहाँ उसके बाद वो अरब कंट्रीज को वहाँ से भेज दिया जाता था पैसे ही और चमक धमक दिखा के कि आपको हीरोइन बनाएंगे, ऐसा जाएंगे, उनके साथ फिर व्यभिचार हो रहा है, कितनी लड़कियां चली गई, गायब हो गई, पता भी नहीं चला। तो आप समझिए कि एक अच्छा हीरो की इमेज बनाई गई, और उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे केस निकले कि अवेयरनेस ना होने की वजह से एक एक लड़का 30 लड़कियों के साथ इंगेज है, 15 लड़कियों के साथ इंगेज है। महाराष्ट्र का जैसा केस आया था, हीरोइन बनाने के नाम पे वो बुला रहे हैं, और उसके बाद उनके साथ फोटो वीडियो अंतरंग खींचने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये सब ना हो। और योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं ना, ये भले ही इससे सेल बनने से कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन एक डर तो रहेगा, एक जागरूकता फैलेगी, और लोगों में डर तो रहेगा ना, हाँ भाई एक सेल भी है। तो वो डर भी बनाना जरूरी है कि भाई जबरन धर्मांतरण के लिए मैं कह रहा हूँ। वैसे तो व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म के लिए, किसी कोई भी, लेकिन जबरन धर्मांतरण के लिए अगर इस तरह सेल बने तो ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर धर्मांतरण के इस रैकेट पर ये आदेश, ये जो सेल बनेगा, वो एक बड़ी चोट कर पाएगा, तो जाहिर तौर पर धर्मांतरण रोकने के इतिहास में आनंदीबेन हमेशा एक बड़े धुरंधर के तौर पर देखी जाएंगी। आप देखते रहिए हमारा शो राजनीति के धुरंधर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।